मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ज़्यादा है, तो मैं आस्ते बोलूँगा, धीरे। मैं जो जिस बात पे आपको ले जाना चाहता हूँ, अच्छा, कि कारपोरेट सिस्टम जो है वो एक नई फेज में दाखिल हो रहा है, न्यू फेज है, और वो न्यू फेज को नाम देता है कि हम सारी विश्व अर्थव्यवस्था को रीसेट करेंगे। और ये रीसेटिंग जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडेड बाय यूएसए। ये जो रीसेटिंग होगी ये विश्व आर्थिक समुदाय के अंडर और जिसमें कर्ता धर्ता लीडरशिप जो होगी वो अमेरिका की होगी। उसमें सर झगड़ा ये है कि वो जो न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर बनाने जा रहा है, न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर बनाने जा रहा है जो अमेरिका, उसमें रशिया का चाइना का क्या हिस्सा हो, इस पर झगड़ा है। ये यूक्रेन है डिसऑर्डर वो, मैंने मैं उसको एक मिनट, ये मेरी अपनी फीलिंग है कि मैं उसको ऑर्डर मानता ही नहीं है, वो डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर में रशिया का हिस्सा क्या हो, चाइना का भाग कितना हो, उसके लिए यूक्रेन रशिया को नीचे लगाने के लिए और चाइना को काबू करने के लिए क्वाड, ये अमेरिका ने आर्ली शतरंज के मोरे चला रखे हैं। ये शतरंज के मोरे लगे हैं, उधर यूक्रेनियों को आगे कर दिया है रशिया के लिए, और चाइना को अगर करना होगा तो हिंदुस्तानियों को आगे कर देंगे। ये तयशुदा है, जो शतरंज का मोरा जो कह रहा है, चाल जो चली है ना, जो अपने मोरे चल रहे हैं उसके मुताबिक ये डायरेक्शन बनती है। अब इसके पहले कि ये क्यों कर रहे हैं और कैसे इस काबिल हो गए कि अमेरिका क्यों ये सब कुछ करने के काबिल हो गए, ये इसमें 3-4 बातें हैं सर जो इधर उधर से जोड़ करके फिर आपको दोबारा इसी बात पर आएंगे कि हर देश पहले सॉवरियन था और उसकी करेंसी सोने के हिसाब से प्रिंट होती थी कि जितना सोना इकट्ठा किया उतने नोट छापे और उसके मुताबिक उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे देशों को जब आर्मी को तनख्वाह देनी थी तो नोट छापना पड़े, नोट छापना पड़े, इतना सोना नहीं है, लिहाजा उनकी जो करेंसी थी वो बन गई फ्लोटिंग के नोटों के मुताबिक चलेगी, उनके साथ सोने का मूल्यांकन जो है वो बराबर नहीं। और अमेरिका ने शर्त ये लगा दी कि तुम्हारी करेंसी किसी काम की नहीं है, मुझसे तुमने हथियार बारूद जो मदद लेनी है मुझे सोना दे दो। तो सब देशों ने अमेरिका से जो व्यापार किया पहले विश्व युद्ध के दौरान वो सोने से, तो जब युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका के पास सोना खूब था। जब दूसरा युद्ध चालू हुआ तो तब उसने यही शर्त दोबारा कर दी। अब इस शर्त में अमेरिका के पास सोने के अंबार लग गए और जो दूसरे देश सब की करेंसी जो है वो ऐसे बन गई फ्लोटिंग, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। कि 44 महीनों के चाल चली, शतरंज चाल के 44 कंट्री बड़े थोड़े बैठे और कहा कि देखो तुम्हारे पास सोना तो है नहीं, या तो अपनी करेंसी उसके मुताबिक चलाओ, ना तो मुझे डॉलर को दादा मानो, क्योंकि मेरे डॉलर का मूल्य वो होगा $35 का 1 आउंस सोना, $35 का 1 आउंस सोना मिलेगा, ये मेरा स्टैंडर्ड होगा। और तुम्हारी सारी करेंसियों का जो डॉन बनेगा, जो दादा बनेगा, वो डॉलर होगा। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका की करेंसी वो नंबर 1 पर आ गई दुनिया में। ये उसका पहला मोड है दुनिया को कंट्रोल करने का। पाउंड भी नीचे चला गया, पाउंड की बात ही छोड़ो, पाउंड नीचे चला गया, सब कुछ नीचे।
अब उसके बाद बारी आती है 71 में थोड़ा सा, कि जब अमेरिका जो है वो इसमें उलझ गया वियतनाम में, और वियतनाम की जंग 35 साल चली, खर्चा हुआ, डॉलर खर्चने पड़े, फौजें लोग किराए पर, सोने का और डॉलर का बेमेल हो गया। और 71 में आकर के फैसला कर दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि हम जरूरी नहीं है कि डॉलर का मेल सोने से रखें, बिल्कुल अब जैसे रुपया प्रिंट होता है डॉलर के उसे सोने के बगैर, ऐसे डॉलर प्रिंट होता है सोने के मूल्यांकन के बगैर। जैसे हमारा रुपया, पाउंड, लिरा या यूरो वो फ्लोटिंग करेंसी है, ऐसे ही 70-71 के बाद डॉलर भी ऐसे फ्लोटिंग करेंसी बन गई। दूसरा दौर, अब सवाल है कि जब आपकी फ्लोटिंग करेंसी है, फिर मेरी फ्लोटिंग करेंसी है, तो तुम हमारे दादे क्यों? तुम हमारे दादे क्यों? तुम लीडर क्यों बनोगे हमारे? अब इसका उसने निपटाया है फौज के। उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं, कि सदाम हुसैन ने जो फैसला किया, उसमें 4 कंट्री शामिल थे, 3, ईरान, इराक और वेनेजुला। फैसला किया कि हम जो पेट्रोल देते हैं बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बदले में हम यूरो लेंगे, रशियन यूरोप की करेंसी, डॉलर में नहीं लेंगे। उससे अमेरिका ने अपने आप को धक्का महसूस किया। सदाम हुसैन को कैसे पिछाड़ा अमेरिका ने? ये नहीं है कि उसके पास कोई वेपन थे, ना ना ना, तुम्हारी ये जरूरत कि आपने हमारे डॉलर को चले गया है, तुम्हें नस्तो नमूद खत्म कर दे, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। अब जब 2 बातें आ गई कि मनी पावर मेरे पास और मिलिट्री पावर मेरे पास और डिप्लोमेटिक पावर मेरे यहाँ, कौन है दुनिया का आगे बोलने वाला? इस स्थिति में जब अमेरिका आ गया है, अब वो सारे वर्ल्ड को अपनी टर्मों में डिक्टेट करता है। अब दोबारा उस स्थिति में जहां फंसेगा कि माली तौर पर जो इकानमी चल रही थी, ये फ्रिज, टीवी या जो भी चीज़ें हम देखते हैं, इनकी एक लिमिट है, लाइफ है इनकी। तो कार ले ली, 10-15 साल तो चलती है, 15 साल या 20 साल समझो। मोटरसाइकिल ले लिया तो उसकी 10-15 साल एज होगी। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल नया जो आदमी लेगा वो 10-15 साल के बाद ही सेल। लिहाजा सारी अर्थव्यवस्था विश्व की जो है वो आस्ता आस्ता स्लंप पे, जब स्लंप पे है तो वो किया क्या जाए? अब बात वहाँ जहाँ पर लोग ये सोचने लगे किया क्या जाए, उसको करने के लिए जो न्यू सेटिंग था वो देख रहे थे कैसे न्यू सेटिंग आए, कैसे ऐसा माहौल बन जाए कि हम सारी अर्थव्यवस्था को अपने मुताबिक चलें। तो जब कोरोना आया तो कोरोना का पहले 2 मीटिंगें इनकी दुनिया के बड़े जो पूंजीपति हैं अमेरिका खासकर, जिसको बोलते हैं वो गुड क्लब बोलते हैं अपने लिए, तो वो ग्लोबल गुड क्लब जो 100 कार्ड है, जिसमें रॉकफेलर है, फाउंडेशन है, बिल गेट है, दूसरे हैं 7-8-10 आदमी और हैं। ये इन्होंने एक मीटिंग की है और जिसमें ये फैसला किया कि आने वाले हालात को देखते हुए अगर हमको नया मेथड अडाप्ट नहीं करेंगे अर्थव्यवस्था के लिए, कि कारपोरेट सिस्टम चलना ठीक मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और ना ही हम दुनिया को कंट्रोल करें। जब कोरोना आया तो उनको एक बहाना मिल गया कि कोरोना का जो डेथ रेट है वो अबोला का डेथ रेट तो 80-90% है, स्वाइन फ्लू का डेथ रेट 70-80 है, बर्ड फ्लू का भी 60-70 है। मतलब जितने भी वायरस हुए हैं पहले, चाहे वो निपाह हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, इबोला हो, या ब्लैक फीवर हो, येलो फीवर हो, सबका डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है। इसका डेथ रेट है 1.5 या 2.2 के 2.5 कहते हैं, 1.5 कहते हैं कि 1.5 और 2.5।
1.5% या 2.5%। इसको उन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एजेंडा बना दिया। यही खतरनाक है, और 3-4 एजेंडे आपके सामने लगा दिए उन्होंने। जो इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था, जिसको रेडी फड़ी वाले कहते हैं, इनफॉर्मल इकानमी को साइड लाइन करना था, उनको ख़त्म करना था, उनको बुलडोजर फेरना था उन पर, तो आ गया लॉकडाउन। कोई रेडी नहीं लगेगी, कोई फड़ी नहीं लगेगी, कोई मजदूरी करने नहीं जाएगा, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मलिया बेचता रेडी वाला तो अकेला बैठता है ना, दूर से सामान दे सकता है 1 मीटर दूरी से, नहीं। दूर दूर लगा सकते थे, नहीं। और जो छोटी इंडस्ट्रीज का स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्री, टाइम तो नहीं हो गया? अच्छा, जो स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्री थी, जहाँ 8 से 10 आदमी 15 आदमी एक मशीन पर काम करते थे, वहाँ आगे सोशल डिस्टेंसिंग, इकट्ठे नहीं होना, या इनफॉर्मल इकानमी ख़त्म, स्मॉल स्केल इकानमी ख़त्म, और जो उनके पास ऑटोमेटिक मशीनरी तैयार थी, जिसको वो कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब कुछ कहेंगे, इधर ही बता देते हैं कि 4था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आ गया भाई। तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मानते हैं जब स्टीम इंजन आया, जब भाप वाला इंजन आया, उसको जो मानते हैं कि पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्रांति आ गई। और जब ये आ गया बिजली वाला, तो सेकंड। और जब थोड़ा सा कंप्यूटराइज आ गया, जैसे कि ऑटोमेटिक कांटे बदल रहे हैं, ऑटोमेटिक, ये आ गया थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और अब ड्राइवरलेस कार, आपने जो वो क्या है उसका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आरोग्य सेतु जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, और उसके साथ सारी मोबिलिटी आपकी नोट होती है, तो एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें आपकी मूवमेंट को, उस कार जो ड्राइवरलेस चलेगी उसकी मूवमेंट को हम सैटेलाइट के जरिए या गूगल बाबा के जरिए हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था जो आ रही है जिसमें रोबोट काम करेंगे, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम तो करेगी मशीनरी, वो तो पहला बार जो है वो कर लेंगे अपने हिसाब से। और उन्होंने ये रखा हुआ है कि नया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक नया फार्मूला लाएगा। जब वो इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको कितनी काने माइंड्स आपके पास आइडल पड़ी हैं, एक बात, कितना आपने उसमें से कच्ची और लोहा जा निकाला है, कितना रिफाइंड किया है, रिफाइंड कितना स्टॉक में पड़ा है, उसके कितने गार्डर जब मशीनरी बनी है, वो मशीनरी बन करके कितनी पेंडिंग है, कितनी सेल हो गई है, ये आपको एक पॉइंट पर मिलेगा। अगर आगे सेल बंद है, उधर माइनिंग बंद कर देंगे, तो इसका मतलब कि वो मटीरियल इकानमी जो है वो पूरी वर्ल्ड में एक इकाई के जरिए चलेगी, जिसको अमेरिका रेगुलेट करेगा। अब लगातार पैसे कमाने के कहाँ से कमाए भाई, कहाँ से कमाए? उन्होंने नाम दिया इसको बायो कैपिटल। बायो कैपिटल, सांस हर एक को लेना है, पानी हर आदमी को पीना है, भोजन हर आदमी को करना है, और बीमार पड़ेगा तो हर आदमी ने मेडिसिन लेनी है। और थोड़ा सा अगर इंसानी भाईचारा बचा है तो बात भी करनी है। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी मानव के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। इसलिए हवा का व्यापार, पानी का व्यापार तो आपके सामने चल ही रहा है। पानी का व्यापार लगातार पैसे देगा, भोजन का व्यापार लगातार आपको पैसे देगा। और ये जो 3 बिल थे, ये उसी ट्रैक पर थे कि इन किसानों को क्या राइट है कि जो मर्जी अपनी से बताओ पैदा करें और जो मर्जी MSP मांगते हैं। ये क्यों ना प्रोडक्शन इस एंगल से की जाए कि जो ग्लोब की ज़रूरत है, जो वर्ल्ड की ज़रूरत है,
उसके मुताबिक प्रोडक्शन करें। ये पंजाब की एग्जांपल है कि जब कहीं एक जगह ग्वार नहीं पैदा हुआ था तो जहाँ जी के लाला बनाते थे ग्वार गम, उन्होंने पंजाब में ग्वार लगवाया और लोगों को पैसे भी दिए। अगले साल जब पंजाब वाले साथी अपने सुखदेव के पास गए तो उन्होंने कहा हमने यूक्रेन में या कहीं और लगवा लिया है। तो इसका मतलब जो ग्लोबल प्रोडक्शन की अप्रोच, एग्रीकल्चर की ग्लोबल पैदावार हो, उस एंगल से बड़े बड़े कारपोरेट की तरफ से ये 3 बिल आए थे कि यही सबसे ज़्यादा एरिबल लैंड है जहाँ 51% खेती जो ज़मीन है, 7 बड़े दरिया जो इंडिया की फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर को, वो अगर ज़मीन कारपोरेशन के पास चली जाए तो हम अपना बिजनेस अच्छी तरह चला सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं जिन पर वो अपना सारा रेगुलेट करने का लगातार प्रॉफिट कमाएंगे। अब रीसेटिंग की बात जहाँ पर आ गई कि एक तरफ तो उनकी इकानमी जो है वो बायो कैपिटल में लगातार उनका पैसा बढ़ेगा और जो मटीरियल इकानमी है उसके लिए रोबोट काम करेंगे, और आप लोगों के लिए छोटी सी बात है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब ये ना किसानों को 2000 रुपये पता नहीं कितना आ रहा है, वो आशा आता है वही ट्रेंड है। वो यूनिवर्सल इनकम डाल करके आपको एक वो निठल्ला आइडल पर्सन डिक्लेयर कर देंगे कि जहाँ आपको पैसे आते हैं आप आइडल पानी पियो और कुछ करो नहीं, क्योंकि आपके लिए काम ही नहीं है। फिर एक नया थीसिस आया हुआ है, वो है 2016 का, असल का बात खत्म कर, वो दिया हुआ है बिल गेट ने, डी पॉपुलेशन, आबादी कम करो, जिसको बाद में जो अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी रहा ना हेनरी किसिंजर, उसने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद हल्ला हुआ, फिर दोनों साइलेंट हो गए। अब वो डी पॉपुलेशन की बात ऐसे करे जैसे जे सुखदेव ने स्टेट को दिया ना, वो नाइट्रोजन कम करने का, पशु कम करो, मीथेन कम करो। तो मीथेन तो आदमी पूरी निकालता है ना रोटी खाने के बाद, जिसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मीथेन निकाल लेगा। टॉयलेट में मीथेन है तभी तो पाइप लगाते हैं टॉयलेट वाले में, गोबर में मीथेन है। अगर गोबर कम करने के लिए, गोबर की मीथेन कम करने के लिए कैटल को कम करने की डायरेक्शन दी जा सकती है, तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से आदमी कारपोरेट का पैसा लेके जी रहा है, उसका क्या समाधान करेंगे कि देश के लिए सैक्रिफाइस करो ना भाई। भगत सिंह देश के लिए आज़ादी के लिए होगा, तुम इतनी मानवता के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? तो कमाल है, ना कुछ काम करते हो ना कुछ, और ऐसे ही समाज का पैसा पानी पी रहे हो, रोटी खा रहे हो, करते कुछ नहीं हो। चाहे आप सेक्रीफाइस करो, तुम्हारा नाम इधर लिख देंगे लिस्ट में। इस ट्रैक पर जा कर के ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या ये रीसेटिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड इकानमी या न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है वो रेगुलर, ऐसा मुझे पर्सनली दिखता है। जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट के देखे हैं और जो पढ़े हैं, जो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है वो मैंने आपके सामने बता दिया। बाकी डिटेलिंग बतानी हो तो फिर वो कल बता दें किसी दिन, और कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है वर्ल्ड वाशिंगटन कंसेंसस जो उन्होंने बनाया, उसको इंडिया ने कैसे लागू किया है, वो दोनों चीज़ें आपके सामने पेश होगा। पता लगेगा कि सिस्टम जो है हम स्वयं भू सॉवरेन राष्ट्र हैं या एक अंतर्निर्भर इकाई हैं जो ग्लोबल कारपोरेट के अंडर चल रहे हैं, और जैसे वो अंकल सैम कहेगा ऐसे हमको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। चाहे हम राष्ट्रवाद का नाम जपें, चाहे वो तिरंगा ऊंचा उठा लें, चाहे जनगण मन जोर से गा लें, जो मर्जी करो आप, हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व अर्थव्यवस्था के मुताबिक चलना पड़ेगा। उसी के मुताबिक डायरेक्शन मांगना पड़ेगी, नहीं तो आपका अस्तित्व जो है वो नहीं। अगर अस्तित्व बचाना है तो जो क्लाइमेट क्राइसिस का प्रॉब्लम है, बाकी तो प्रॉब्लमें दुखदाई हैं। रोटी 2 वक्त नहीं मिलनी थी, 3 वक्त खानी थी, 1 वक्त मिली, तकलीफ है। पानी साफ चाहिए था, पानी गंदा मिल रहा है, पेट खराब है, तकलीफ है। सर्दी है, कपड़े गर्म चाहिए थे, ठंडे हैं, तकलीफ है। बीमार हूँ, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तकलीफ है। मगर जलवायु परिवर्तन जीवन और मौत, अमीर के लिए भी वही है,
गरीब के लिए वही है, हरिजन के लिए वही है, अपर कास्ट के लिए वही है, गोरे के लिए वही है, काले के लिए वही है। इसलिए क्लाइमेट क्राइसिस एक ऐसा एजेंडा है जो ग्लोबल यूनिटी के लिए डिमांड करता है, क्योंकि इस उत्पत्ति जो है वो ग्लोबल सिस्टम कर रहा है और जो ग्लोबल क्राइसिस है और सबके लिए बराबर है। लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन एक बात, इसका जनरेटर, उत्पादक, काज, वो ऑनगोइंग कारपोरेट सिस्टम है, जिसकी सोशलॉजी, जिसके सिस्टम में हम एक अंग बन के या उसका पार्ट बन के, छोटा सा पार्ट या बड़ा पार्ट, वो चल रहे हैं। जब तक इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे क्लाइमेट क्राइसिस हल नहीं किया जा सकता। चाहे वे क्लाइमेट क्राइसिस को मेन एजेंडा बना करके ब्रॉडर यूनिटी नहीं इख्तियार करेंगे, तब तक हम सिस्टम में बदल सकते। धन्यवाद।